आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लेक्चर 12 पे आ गए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन की। देखिए, एक आपसे अपील है। बहुत सारे बच्चे चैनल को देखते हैं बट इसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको शायद 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड खाली आपको सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब हम देखते हैं हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करिए। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए। तो वर्ल्ड वॉर वन की बात करेंगे। लेक्चर 12 है, ये 12वां लेक्चर है वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ठीक है। वो ऐसे इवेंट हुए जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया और दुनिया ने बोल दिया भैया अब युद्ध नहीं लड़ने हैं। एक है वर्ल्ड वॉर वन, दूसरा है वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें सबसे ज्यादा जाने गई। वर्ल्ड वॉर वन की अगर बात करें दोस्तों, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1,70,00,000 लोग मारे गए। 60 लाख तो इसमें सिविलियन थे और तब पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1919 तक इसलिए क्योंकि सारी ट्रीटी ईटी अगर सब कुछ आप समअप करते तो 5 साल तक, 1914 से लेकर 1919 तक चला। वर्ल्ड वॉर वन को अक्सर द ग्रेट वॉर, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बैकग्राउंड तो आपको पूरा क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। और अब हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है वर्ल्ड वॉर वन, इसमें हम 4 साल 1918 तक क्या सब देखेंगे। और दूसरा जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, बैलफोर डिक्लेरेशन, जो ट्रीटीज हुई वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेक्चर की शुरुआत मैं कहानी से करना चाहूंगा। लेक्चर की शुरुआत कहानी क्या है? कहानी ऐसी है कि जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ 1918 में, तो जर्मनी हार गया। तो जब जर्मनी हारा तो हम ये देखते हैं कि एक सिपाही था, जर्मन सिपाही, वो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में था, बहुत घायल था। उससे बंदूक तक नहीं उठाई जा रही थी। उसके सामने खड़ा था एक ब्रिटिश ऑफिसर, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसके सामने एक ब्रिटिश ऑफिसर खड़ा था। अब वो चाहता तो उस जर्मन सिपाही को मार देता, लेकिन उसने नहीं मारा। नैतिकता के आधार पे उस सिपाही को छोड़ दिया। चाहता तो मार देता, लेकिन नैतिकता के आधार पर उसने छोड़ दिया। और उस सिपाही का नाम पता है क्या था? उस सिपाही का नाम था, जिसने ऑफिसर ने जिसको छोड़ा था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। अगर एडोल्फ हिटलर को उस समय मार दिया गया होता तो वर्ल्ड वॉर टू होता ही नहीं। तो आपको ये ऑफिसर थे जिन्होंने एडोल्फ हिटलर को छोड़ दिया था, गोली नहीं मारी थी। कमेंट बॉक्स में इस ऑफिसर का नाम बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन थे। अब दोस्तों हम कहानी पे आते हैं। वर्ल्ड वॉर वन क्या है आपको पता ही है। 1914 में शुरू हुआ, समझ रहे हैं, और 1918 तक चला ये। 1914 में शुरू हुआ, अगस्त 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला, जब तक आखिरी बैटल नहीं लड़ी गई। और इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर वन बोला जा रहा है। भारत के तो 13 लाख सैनिक लड़ रहे थे। 62,000 सैनिकों की जान गई, 70,000 सैनिक घायल हुए। भारत की ही वजह से तो वर्ल्ड वॉर वन जीता गया। ये शायद आपको पता नहीं है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। यूके की आर्मी कितनी बड़ी थी, ज्यादातर तो उसमें भारत के सैनिक थे। यूके अपनी कॉलोनियल पावर्स पे डिपेंड था और यूके का रोल बहुत ज्यादा अहम था, अभी हम देखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो वॉर है ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। मैंने शायद अगस्त बोल दिया था, तो आई एम सॉरी। 28 जुलाई, इसको जुलाई क्राइसिस भी बोला जाता है। अभी हम एक एक चीज, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस वॉर में कौन था, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। थोड़ा सा मैप एक्चुअली मैंने पीछे लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए आप, इस वॉर में पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, जिसको एलाइड पावर्स बोला जाता, जो एक तरीके से सही के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स, ठीक है। एलाइड पावर्स की बात करें तो इसमें फ्रांस थे, ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, सब लोग लड़ रहे थे। और उसमें कॉलोनियल पावर, देखिए बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फ्रांस, ब्रिटिश, यूनाइटेड, मतलब फ्रांस और ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद रशिया और अमेरिका। इटली भी था, इटली भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चार जिनको ग्रेट पावर्स भी बोला जाता था, फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए वर्ल्ड वॉर वन में इटली और जापान एलाइड पावर्स में हैं। वर्ल्ड वॉर वन में इटली और जापान जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में इटली और जापान पाला बदल लेंगे। समझ रहे हैं?
एक्सेस पावर्स हो जाएंगे वो लोग। ठीक, तो खैर वर्ल्ड वॉर टू पे हम देखेंगे। सेंट्रल पावर्स में कौन थे, खाली तीन आपको याद रखने हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। समझ गए? और बल्गेरिया, कुछ और भी थे ऐसा नहीं है, लेकिन मूलतः जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था। ठीक है, ये दो एम्पायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, स्पेशली ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑटोमन एम्पायर तो डिक्लाइन हो रहा था, और ऑटोमन एम्पायर सबसे बड़ी वजह था वॉर की। ठीक है, तो अब हम आते हैं वॉर हुआ क्यों। देखिए बैकग्राउंड तो वैसे मैंने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स लिए हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्रिटिश एम्पायर, ये मैं बीबीसी से मैप लेके आया हूं। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो ब्रिटिश की पूरी कॉलोनी, भारत जो है वो ब्रिटिश की पूरी कॉलोनी, अफ्रीका में देखिए होड़ मची हुई है। और अफ्रीका में ये भी बहुत बड़ा कारण था वॉर का, कि अफ्रीका में होड़ मची हुई है कि कौन कितनी कॉलोनीज बनाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका लाल में फ्रेंच एम्पायर आप देखिए। ठीक है, फ्रेंच यहां पे आप देख लीजिए, अफ्रीका में ज्यादातर फ्रांस रूल कर रहा है। फिर रशियन एम्पायर कितना ज्यादा बड़ा है, ब्रिटिश, फ्रांस और रशियन ट्रिपल एंतांत का हिस्सा थे। अभी हम इसको देखेंगे क्या है। और ट्रिपल अलायंस किसने बनाया था? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। समझ रहे हैं? ऑस्ट्रिया हंगरी आप देख लीजिए कितना बड़ा है, और बाद में वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही इसको डिवाइड कर दिया गया ऑस्ट्रिया और हंगरी में अलग अलग। ठीक है, उसके बाद तो बहुत बड़ा, ये देखिए पूरा कनाडा ब्रिटिश के पास है। ठीक है, तो बहुत बड़ा। ब्रिटिश खुद कितना छोटा है, ये देखिए इतना छोटा सा ब्रिटिश। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, तो इतना छोटा है बस। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। अब ये उस समय का यूरोप का मैप है 1914 का, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैप थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी मैं मैप से ही आपको एक एक चीज समझाऊंगा। रशिया देखिए, है ना, फ्रांस देखिए, और जर्मनी को देखिए। अब देखिए जर्मनी जो है वो रशिया और फ्रांस के बीच में सैंडविच बना हुआ है, और रशिया और फ्रांस दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये भी बहुत टेंशन थी जर्मनी को, कि इधर ईस्टर्न फ्रंट पे तो रशिया है, वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस है, दोनों से लड़ना होगा। समझ रहे हैं? जो पिंक में देख रहे हैं ना, पिंक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये पूरा ऑटोमन। ठीक है, ये लोग कौन थे? सेंट्रल पावर्स। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये सब एलाइड पावर्स थे। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड देखते हैं हम, क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो थोड़ा हमको इतिहास में चलना होगा, और ज्यादातर तो मैं चीजें बता ही चुका हूं। जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में एक बहुत बड़ा कारण बना वर्ल्ड वॉर वन का। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा कारण बना। जर्मनी ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ऑटोमन बिस्मार्क गए और काइजर विलम आए। काइजर विलम ने रूल किया वर्ल्ड वॉर वन तक। वर्ल्ड वॉर वन के बाद उन्होंने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने भी जर्मनी को बहुत ज्यादा बढ़ाया आगे। ठीक है, लेकिन अब आप मैप में आइए, हम मैप में देखते हैं। ठीक है, ये जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये आपका पूरा टर्की। टर्की की तो जो ऑटोमन एम्पायर की तो बेसिकली टर्की बेसिकली उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही वो एग्जिस्ट किया। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर उस समय डिक्लाइन में था। ठीक है, देखिए 1453 में ऑटोमन की ऑफिशियली स्थापना हुई। इससे पहले रोमन एम्पायर था, तो ऑटोमन एम्पायर के पास बहुत सारे एरिया कब्जे में थे। ठीक है, आज का जो आप पूरा बल्कान एरिया देख रहे हैं ना, बल्कान वॉर्स हुए थे। ठीक है, बल्कान एरिया ये वाला। ठीक है, ये पूरा रोमानिया, बल्गेरिया, इधर ग्रीस, ये पूरा ये बल्कान एरिया है। ठीक है, आपस में लोग लड़ते रहते थे। अभी चलिए मैं उसको मैप में, अच्छा अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा है कि ये सब ऑटोमन के पास था, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, 20th सेंचुरी आते आते इन सब ने आजादी लेनी शुरू कर दी, तो ऑटोमन एम्पायर का जो वर्चस्व था ना वो गिरने लगा था। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, सब अपने में ही बहुत बड़े बड़े एम्पायर। देखिए यूरोप में जो युद्ध होते थे ना, वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए होते थे। समझ रहे हैं? अब यूके जो था, यूके अक्सर बैलेंस ऑफ पावर के लिए युद्ध करता था। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? एक ताकत बड़ी ना हो जाए। ठीक है, जैसे नेपोलियन, नेपोलियन 1799 में आया। 1799 में उसके पास पूरी सत्ता आ गई थी, 1799 आते आते फ्रांस की। ठीक है, तो जब फ्रांस की नेपोलियन के पास सत्ता मिली तो यूके को पता था कि इसको हम आगे बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा। एक इंसान के पास ज्यादा ताकत होगी, तो यूके ने क्या किया, सबको अपने साथ मिला लिया। ठीक है, और लगातार फ्रांस से युद्ध करता रहा, नेपोलियन से युद्ध करता रहा। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी आते आते यूके ने अपने आप को बिल्कुल साइड में कर लिया। इसको बोलते थे स्प्लेंडेड आइसोलेशन। यूके बैलेंस ऑफ पावर छोड़ के, क्योंकि यूके की पावर जो है वो बहुत बड़ा नहीं थी। ठीक है, तो अगर वो बैलेंस ऑफ पावर के उसमें जाता तो यूके की खुद की पावर घट जाती।
तो अपने आप को उसने आइसोलेट कर लिया और किसी भी तरीके के अलायंस से वो दूर रहा। समझ रहे हैं? तो ये भी चीज एक बहुत बड़ी थी, है ना। अब यूरोप में अगर बात करें तो इतने बड़े बड़े एम्पायर, भैया एक मोहल्ले में बड़े बड़े बाहुबली रहते हैं। तो किसी ने खरीद ली ऑडी, दूसरा वाला बोलेगा अबे तुमने ऑडी खरीदी, अभी रुको हम खरीदेंगे मर्सिडीज। बगल वाले ने जेट खरीद लिया। यही हो गई मिलिट्रिज्म। यहां पे ताकत के लिए लड़ाई शुरू हो गई। अब ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट थी। कैसे इनडायरेक्ट थी? आर्म्स रेस शुरू हो गई, किसके पास कितने बेहतरीन हथियार हैं। भैया वर्ल्ड वॉर वन में पहली बार हम देखते हैं मशीन गन, बहुत नए नए हथियार यूज हुए, मशीन गन्स का यूज होना शुरू हुआ, नए नए बॉम्ब्स बनाए गए। समझ रहे हैं? टैंक्स टैंक्स आए, यहां पे टैंक का यूज हुआ। तो आर्म्स रेस जो है वो हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बड़े बड़े जर्मनी हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक है, मशीन गन्स हो गया, बड़ी बड़ी आर्मीज हो गया, और लोगों को इक्विप्ड करना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना। ठीक है, चाहे वो रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी हो, क्योंकि अब जो है बदल गया था, चीजें बदल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, फैक्ट्री बन गई थी, लोगों को पता था, या मतलब यहां पे एम्पायर्स को पता था कि हथियार कैसे बनाने हैं। समझ रहे हैं? दूसरी चीज ये, जैसा अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर हम अफ्रीका में देखें, कहां चला गया यार, हाँ ये देखिए, ठीक है, ये अफ्रीका में होड़ मची हुई थी। जितने भी बड़े एम्पायर थे ना, चाहे वो रशिया हो, रशिया चाहता था इस एरिया में पूरा वर्चस्व। ठीक है, ये वाले एरिया में, ठीक है, रशिया ये वाले एरिया में पूरा वर्चस्व जाता था। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो भैया, रशिया को अपने कोई भी शिप, ये ब्लैक सी से पूरा एगन सी, ये छोटा सा है ना, ये इसको कहते थे स्ट्रेट ऑफ डायडरल्स। समझ रहे हैं? तो यहां से रशिया के जो भी वो सामान बेचता था, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, वो यहां से होके जाता था। तो रशिया इस एरिया पे अपना वर्चस्व चाहता था। वो चाहता था ये एरिया हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन ये एरिया था ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। समझ रहे हैं? दूसरी चीज, एम्पायर जो थे वो चाह रहे थे कितनी कॉलोनीज बना ली जाए, जितनी ज्यादा कॉलोनी बना ली जाए उतना हमारे लिए अच्छा। अब कॉलोनी देखिए, इंडिया तो किसके पास है? इंडिया किसके पास है? इंडिया ब्रिटेन के पास। सबको तो भगा दिया, फ्रांस को भगा दिया, डच को भगा दिया, ऑस्ट्रेलिया है यहां पे ब्रिटेन के पास, बचा क्या? अफ्रीका। तो अफ्रीका में एक तरीके से होड़ मची हुई थी, कौन कितना ज्यादा अफ्रीका को कंट्रोल कर पाता है, ये सारे एम्पायर के बीच में होड़ मची हुई थी। ये चीज आप समझे? ठीक है, तो ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इन सबकी, ठीक है, कि ये लोग एक मतलब वॉर होना ही था एक तरीके से। अब तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे सीक्रेट अलायंस देशों ने, एम्पायर्स ने साइन कर ली थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, सीक्रेट अलायंस क्या? इसको अगर आप इसको सर्च करेंगे तो इसको पावर केग ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। ठीक है, पावर केग ऑफ यूरोप, जब आप इसको सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको बकायदा पूरा एक मतलब एक पूरा चैप्टर मिलेगा जो पावर केग ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे देशों ने सीक्रेट अलायंस कर ली थी। अब वही बात है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, ठीक है, जब कभी झगड़ा होता है ना, तो आपके दोस्त का झगड़ा हुआ, आपको नहीं पता कि किससे उसका झगड़ा हुआ है, बस दोस्त आपको बताएगा बहुत अच्छा आपका दोस्त है, मारो उसे जिससे झगड़ा किया है। होता है ना, हमको नहीं पता, कई बार हम अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अरे मैटर हो गया चलो, हमको पता भी नहीं रहता है कि हम लड़ने किससे जा रहे हैं, बस उसने हमारे दोस्त पे हमला किया, मारो, भले ही हमारी उससे दुश्मनी हो चाहे ना हो। यही हो रहा था यूरोप में, एग्जैक्टली यही चीज थी। यहां पे बहुत सारी सीक्रेट अलायंसेस और बहुत सारी अलायंसेस, सीक्रेट और ओपन अलायंसेस साइन की गई थी। समझ रहे हैं? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रिपल एंतांत और ट्रिपल अलायंस। समझ रहे हैं? तो आप देख लीजिए, ये ईयर वाइज दिए हुए हैं। अब ट्रिपल एंतांत की बात करें तो रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। तो क्या हुआ कि जब दो एम्पायर्स ने साइन किए तब क्या हुआ? तब इसको एंतियांत कोर्डियाल बोला गया। ठीक है, लेकिन जब रशिया भी इसमें जुड़ गया तो इसको बोला गया ट्रिपल एंतांत। समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे। उसके बाद अगर ट्रिपल अलायंस की बात करें तो ट्रिपल अलायंस इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में थी। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप यहां पे और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रिपल अलायंस, ठीक है, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। बाद में इटली जो है इससे हट गया और इटली एलाइड पावर के साथ मिल गया 1915 आते आते। ठीक है, और ट्रिपल एंतांत ये देखिए येलो में, और जो न्यूट्रल कंट्रीज है, ये स्पेन हो गया, बल्गेरिया, रोमानिया, ये सब न्यूट्रल कंट्रीज है। समझ रहे हैं? बाद में ये सब भी जुड़ेंगे वॉर में। ये देख लीजिए, ये एक और मैप है ना, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये एक साइड है। मैं फिर बता रहा हूं, इटली बाद में
एलाइड पावर्स 1915 आते आते इटली एलाइड पावर्स के साथ मिल गया। यह भी बड़ी रोचक कहानी है कि देश वर्ल्ड वॉर वन में एंट्री कैसे लिए। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हम इमीडिएट कॉज की बात करते हैं कि ये वॉर हुआ क्यों। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे अलायंसेस थी, ठीक है। अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम तुम पे हमला कर देंगे, समझ रहे हो, सीधी बात, ठीक है। दोस्त हो मेरे, तुम पे कोई भी हमला करेगा हम तुमको बचाने आएंगे। इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ये कौन थे? ये ऑस्ट्रिया हंगरी के, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था उसके राजा बनने वाले थे, बने नहीं थे। अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये राजा थे, बिल्कुल नहीं। देखो, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, मैंने अभी आपको बताया। तो जो उस समय के ड्यूक थे अर्ल, उनका देहांत हो गया। उनके दो बेटे, बड़े बेटे थे जोसेफ, छोटे बेटे थे फ्रांस फर्डिनेंड। तो राजा का बड़ा बेटा गद्दी में बैठेगा और उसके बाद छोटा बेटा बैठेगा। तो जोसेफ राजा थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, लेकिन अगले जो राजा बनने वाले थे वो थे आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, रॉयल फैमिली के। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, अरे आई एम रियली सॉरी। एक और इसका कारण था, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बल्कान बोला जाता है। बल्कनाइजेशन क्या, ठीक है, ये पूरा बल्कान पेनिनसुला है और इसको बल्कान, देखिए ये जो एरिया है ये ऑटोमन एम्पायर के पास था, ठीक है। ये बहुत टाइम तक ऑटोमन एम्पायर के पास था, लेकिन यहां पे बल्कान के लिए ये इसका डिसइंटीग्रेशन होने लगा, समझ रहे हैं। अब रशिया के लिए बहुत बढ़िया, क्यों? देखिए, ऑटोमन एम्पायर जो है, एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं इमीडिएट कॉज समझाऊंगा तो ये बहुत जरूरी होगा, ठीक है। ये भी एक कॉज था। तो हुआ क्या कि ऑटोमन एम्पायर के पास ये पूरा का पूरा एरिया था, लेकिन तभी एक के बाद एक दो वॉर्स हुई। फर्स्ट बल्कान वॉर 1912 से लेकर 1913 तक 6 महीने, और उसके कुछ ही महीने बाद सेकेंड बल्कान वॉर शुरू हो गई जो कि 1 महीने तक चली 1913 में। तो 1912 से लेकर 1913 में 1 साल के अंदर अंदर 2 बल्कान वॉर्स हो गई। अब बल्कान वॉर की बात करें तो ये पूरा एरिया क्या है, ये ऑटोमन के पास है। लेकिन रशिया, अभी मैंने बताया, रशिया और ऑटोमन दोस्तों ये जन्म जन्म के दुश्मन थे, आपस में बहुत बार वो युद्ध लड़ चुके थे। ऑटोमन चाहता था कि रशिया चुप बैठे और इस एरिया पे हमारा कब्जा हो, और रशिया चाहता था कि हमारा कब्जा हो। लेकिन ये वाले जो एरिया थे ना, ये ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े हो गए कि हमको चाहिए आजादी, समझ रहे हैं, हम लेकर रहेंगे आजादी। तो यहां पे ये देश जो है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े हो गए। फर्स्ट बल्कान वॉर में ऑटोमन एम्पायर थे और ये बल्कान नेशंस थे, इन्होंने आजादी को ले ली, कुछ देशों ने आजादी ले ली। सेकेंड बल्कान वॉर आपस में भिड़ गए और ज्यादा टूट गया ये। तो एक तरीके से ऑटोमन एम्पायर का इस एरिया से वर्चस्व भी टूट गया। अब बॉस्निया जो है, ठीक है ना, बॉस्निया की बात करें तो बॉस्निया आ गया यहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी के ठीक नीचे। बॉस्निया किसके पास आ गया? ऑस्ट्रिया हंगरी के पास, समझ रहे हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बॉस्निया को एनेक्स कर लिया, ठीक है। भाई छोटा सा देश बॉस्निया हर्जेगोविना, अब जाहिर सी बात है ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास है बॉस्निया। अब यहां पे क्या हुआ, टेंशन से बहुत ज्यादा थी, ठीक है। उतने में जुलाई की बात है दोस्तों ये, ठीक है, जून की बात है, सॉरी। आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो है वो बॉस्निया चले गए। यहां पे इनके लोगों ने बोला सर ऐसा है, आप बॉस्निया मत जाइए, ठीक है। बॉस्निया की कैपिटल है सराजेवो, और उस समय आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के वारिस हैं, तख्त के वारिस हैं, वो चले गए बॉस्निया। लोगों ने बोला, जो इनके ऑफिशियल्स थे, कि देखो यार बॉस्निया मत जाना क्योंकि वो हमारे अंडर है, लोग वहां पे गुस्से में हैं, ठीक है, लोगों का गुस्सा है, तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। आर्क ड्यूक ने बोला, अरे हटाओ, हम बिल्कुल नहीं डरते किसी से, देखते हैं कौन हमला करता है, जाना बहुत जरूरी है। तो चले गई है बॉस्निया, बॉस्निया चले गई है। अब जब ये बॉस्निया गए तो वहां पे एक ब्लैक हैंड, ठीक है, ये जो ग्रुप था ये बहुत ज्यादा एक्टिव था, सर्बिया का ग्रुप था बेसिकली ये, और ये बेसिकली आजादी की बात करता था और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ था ये। अब देखिए, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ होगा, जो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ होगा, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, वो रशिया का दोस्त होगा। सर्बिया में वैसे भी स्लैविक लोग रहते हैं, स्लैविक एथनिसिटी है वहां पे, और रशिया में भी आपको स्लैविक मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैक हैंड था, इसने प्लानिंग की कि आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड आ रहे हैं। अब देखिए, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बहुत बड़े, मतलब काफी, ये राजा के भाई हैं और उत्तराधिकारी हैं। आप इनको कैसे मार सकते हैं? प्रधानमंत्री को अगर आप मार देंगे
ठीक है, तो सोचिए क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। यही हुआ उस समय। तो आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जब आए, ठीक है, जब ये हंगरी में आए, मतलब जब ये बोस्निया में आए, तो इनके ऊपर हमला, जैसे ही ये बाहर निकले, इनकी, ये और इनकी वाइफ थी, इनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया। बच गई है, किसी तरीके से बच गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़े, टर्न लिया, इनको मार दिया गया। 19 साल के लड़के ने, गैवरीलो प्रिंसेप, 28 जून 1914 को, सर्बियन नेशनलिस्ट था, मार दिया इनको और इनकी वाइफ सोफी को। बस अब हो गया हल्ला। अब आप देखिए, मैंने अभी बताया आपसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के साथ अलायंस की हुई है, बताया ना। अब देखिए, ये अलायंसेस अब काम आएंगी। हम पे हमला हुआ है तो हम तुम पे हमला करेंगे। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए ये भयंकर बेइज्जती, और एक तरीके से जर्मनी तो चाह ही रहा था कि उसको कोई मौका मिल जाए युद्ध करने का, समझ रहे हैं। अब जैसे ही फ्रांस फर्डिनेंड को मारा गया, जैसे ही इनकी हत्या हुई, ऑस्ट्रिया हंगरी का मूड खराब हुआ, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी क्या बोलने लगा, ऑस्ट्रिया हंगरी गया जर्मनी के पास, काइजर विल्हम के पास। जर्मनी से बोला, माई बाप, ऐसा है, आप देख रहे हैं इन्होंने हमारे साथ क्या किया, हम चाहते हैं कि आप युद्ध छेड़े, ठीक है। काइजर विल्हम, जर्मनी का सपोर्ट ऑस्ट्रिया को बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जर्मनी के सपोर्ट के बिना यह वॉर जीता ही नहीं जा सकता था, समझ गए। अब देखिए डायनेमिक्स कैसे बन रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी गया जर्मनी के पास, और काइजर विल्हम ने बोला, बिल्कुल परेशान मत हो। अब देखिए, अब ये 1914 की बात हो रही है। 5 जुलाई काइजर विल्हम ने बोला, सब डॉक्यूमेंटेड है। काइजर विल्हम ने बोला ऑस्ट्रिया हंगरी को, जोसेफ को, जो राजा थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा भाई मरा है ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम जाओ, जो करना है करो, जा सिमरन जा। वही हो गया, ब्लैंक चेक दे दिया। यहां पे जर्मनी ने ब्लैंक चेक, ये ब्लैंक चेक है, जितनी तुमको सपोर्ट चाहिए, जितनी आर्मी चाहिए, हम देंगे, जो करना है करो, जाओ सर्बिया से युद्ध लड़ लो, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारा, काम खत्म। अब जुलाई में बहुत कुछ हुआ, इसीलिए इसको जुलाई क्राइसिस भी बोला जाता है। जुलाई में सब कुछ बदल गया, ठीक है। इधर एक हफ्ते पहले क्या हुआ कि यहां पे जो उत्तराधिकारी, उनको मार दिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी गया जर्मनी के पास मदद मांगने, जर्मनी ने बोला हम बिल्कुल मदद देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस पीछे बैकिंग है यार, पीछे अगर एक होता है ना कि अगर एक पीछे, भले ही तुम कितने कमजोर हो, लेकिन अगर तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है, किसी से भी लड़ जाओगे, पता है ना कि आएंगे, हमको बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था, जर्मनी की बैकिंग थी, और जर्मनी बहुत बड़ा था उस समय, बहुत ताकतवर हो गया था, समझ गए। ऑस्ट्रिया हंगरी गया सर्बिया के पास, सर्बियन नेशनलिस्ट थे ये, सर्बिया के पास बोला, इधर आओ, जो तुमने गलती की है, तुमको इसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा। सर्बिया थोड़ा डर रहा था, डर तो रहा ही था सर्बिया। सर्बिया को यहां पे टर्म्स ऑफ सरेंडर भेजे ऑस्ट्रिया हंगरी ने, मतलब कंडीशंस। सर्बिया को बोला, हम तुम पे रूल करेंगे, प्रॉपर रूल करेंगे, तुमको सरेंडर करना होगा, तुमको हमारे अंडर आना होगा। सर्बिया ने सारी बातें मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। सर्बिया को पता था ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत बड़ा है, अगर वो इन्वेड करेगा, मुझसे युद्ध में गए तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक बात उसने मानने से मना कर दिया, जो था 6th आर्टिकल। 6th आर्टिकल में यह था कि जिसने हत्या की है, जिसने असैसिनेट किया है, और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, जिसने हत्या की उसको तो खैर पकड़ ही लिया गया था, लेकिन जो ऑफिसर इन्वॉल्व है उसकी जांच होगी। अब यहां पे क्या हुआ कि ये ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स थे, सर्बिया की बड़ी बेइज्जती की यहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी ने, जिस तरीके से सर्बिया को बैठाया और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स पे सर्बिया को सरेंडर करवाया, तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थे। तो सर्बिया ने 6th आर्टिकल पे मना कर दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी का मूड खराब हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध छेड़ दिया, समझ रहे हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे 28 जुलाई को युद्ध छेड़ दिया, खत्म, बस खेल खत्म। अब एक के बाद एक देश कूदेंगे इसके अंदर, समझ रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वॉर शुरू कैसे हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे युद्ध छेड़ा, ठीक। इधर जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब रशिया भी इस युद्ध में कूद गया। क्यों? अरे भैया, सर्बिया को रशिया बचाएगा ना, समझ गए आप। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर किया, जर्मनी का पूरा सपोर्ट है ऑस्ट्रिया हंगरी को, समझ गए। अब हम ये देखते हैं कि सर्बिया क्या करे। सर्बिया गया रशिया के पास, ठीक है ना, अभी मैंने बताया ना, सर्बिया गया रशिया के पास, बोला माई बाप हमको बचा लो। रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया। रशिया तो चाह ही रहा था, मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बहुत वीक है,
और रशिया चाहता है, अभी मैंने बताया ना, उस रीजन पे पूरा कब्जा। तो रशिया तो मौका ढूंढ रहा था, रशिया ने सर्बिया को बोला बेटा बिल्कुल परेशान मत करो, हम तुमको सपोर्ट देंगे। सर्बिया भी खुश। तो रशिया सबसे पहले, ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस जर्मनी सबसे पहले, और उसके बाद रशिया और सर्बिया एक साइड, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक साइड, रशिया और सर्बिया एक साइड। ठीक है, ये लोग पहले कूदे वॉर में। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जर्मनी ने एक के बाद एक गलती करनी शुरू कर दी। कैसे गलती करनी शुरू कर दी, चलिए देखो। हुआ क्या कि जर्मनी ने एक काफी मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया था। कैसे? फ्रांस जो है, फ्रांस अभी तक वॉर में नहीं कूदा है। ठीक है, ये 1-2 महीने में दोस्तों सब के सब, नवंबर आते आते पूरी दुनिया ये वॉर लड़ेगी। ये तो अभी जुलाई है ना, जुलाई 1914, अभी नवंबर आते आते पूरी दुनिया वॉर लड़ेगी। तो फ्रांस जो है वो न्यूट्रल है। फ्रांस कह रहा है कि हमको अभी कोई खास इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जर्मनी को पता है क्या लगा, देखो, ये देखो ध्यान से, जर्मनी है यहां, ये बेल्जियम है, जर्मनी है यहां, फ्रांस है ये, रशिया है ये। जर्मनी को लगा कि अगर फ्रांस, रशिया तो इधर से युद्ध कर ही रहा है, ये है ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है, रशिया तो इधर से युद्ध कर ही रहा है, लेकिन कहीं फ्रांस ने युद्ध कर दिया तो भैया हम क्या करेंगे? हम तो गए काम से, इधर रशिया और इधर फ्रांस, हमको दो जगह से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जर्मनी ने बकायदा एक प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं, हम रशिया और फ्रांस को ही युद्ध में ले आते हैं। पहले फ्रांस को हराओ, रशिया ताकतवर है, इससे पहले रशिया अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर पाए, फ्रांस को हरा दो। तो एक तरफ फ्रांस हार गया, फ्रांस को हमने हरा दिया, और फिर रशिया से हम निपट लेंगे। यह जर्मनी का प्लान था। इसको बोला गया श्लाइफेन प्लान, जो कि उनके फील्ड मार्शल आल्फ्रेड वॉन श्लाइफेन ने बनाया था। यह एग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी। फ्रांस मुंह उठा ही ना पाए, उससे पहले ही उसको कुचल दो, क्योंकि अगर फ्रांस और रशिया दोनों साथ में लड़ेंगे तो हमारे लिए ये युद्ध को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भैया फ्रांस बोल रहा है कि हमको, अभी मैं इसको, ये ट्रेंचेस है, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फ्रांस ये बोल रहा है कि भैया हम तो युद्ध में आएंगे नहीं, ठीक है, अभी हमको कोई इतना खास इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन जर्मनी को यह डर था, तो जर्मनी फ्रांस पे डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकता, तो जर्मनी गया बेल्जियम के थ्रू। ये है बेल्जियम, जर्मनी गया बेल्जियम के थ्रू। 2 अगस्त जर्मनी बोलता है बेल्जियम से, हमको सेफ पैसेज दो, हमको सेफ पैसेज दो, हम फ्रांस को इन्वेड करेंगे। बेल्जियम ने मना कर दिया, बेल्जियम ने बोला भाड़ में जाओ। जर्मनी ने 2 हफ्ते बाद 14 अगस्त को जर्मनी ने बेल्जियम को इन्वेड कर दिया। बेल्जियम को इन्वेड करने का मतलब फ्रांस को पता चल गया कि इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। फ्रांस ने भी जर्मनी पे युद्ध छेड़ दिया। तो अभी तक क्या था, अभी सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, और इधर कौन, रशिया और सर्बिया युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन अब फ्रांस भी युद्ध में कूद गया, बेल्जियम भी युद्ध में कूद गया। अब ध्यान से देखना, बेल्जियम से किसने ट्रीटी साइन की थी? यूनाइटेड किंगडम ने। मैंने बताया ना कि यहां पे अगर तुम हमको मारोगे तो वो हमारा दोस्त है, हम तुमको मारेंगे, ऐसा था यहां पे। तो बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम से बहुत पहले ट्रीटी साइन की थी, ठीक है, कि अगर हम पे हमला होता तो आप बचाने आएंगे। यूके आ गया बेल्जियम को बचाने, यूके भी युद्ध में कूद गया, यूनाइटेड किंगडम भी युद्ध में कूद गया। यूनाइटेड किंगडम भी चाह रहा था ना कि सब युद्ध लड़ रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हमको भी युद्ध, देखिए अपने अपने इंटरेस्ट थे, समझ रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट थे। इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट था रशिया का, ठीक है, रशिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था, समझ गए। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि 2 नवंबर आते आते ऑटोमन एम्पायर भी इस युद्ध में कूद गया। तो अब आप समझ गए ना कि कैसे यहां पे अगर हम बात करें तो अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, और इटली अभी तक न्यूट्रल है। इटली अभी तक ज्यादा युद्ध में एक्टिवली पार्ट उसने नहीं लिया है, बल्कि उसने, वो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद वो युद्ध में नहीं कूदा है। तो सेंट्रल पावर में अभी तक नवंबर 1914 आते आते जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन आ गया। और इधर एलाइड पावर में अभी तक कौन, रशिया तो लड़ ही रहा है, फ्रांस और ब्रिटिश, समझ गए, और सर्बिया तो लड़ ही रहा है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक नहीं कूदा है वॉर में, यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक बिल्कुल वो दूर है, समझ रहे हैं। इटली 1915 में कूद गया, 1915 में आ गया, 1915 में इस वॉर में कूद गया, जो कि एलाइड पावर्स के साथ लड़ रहा था, समझ गए आप। अब दोस्तों हम ये देखते हैं, युद्ध शुरू हो गया जुलाई में, 28 जुलाई युद्ध शुरू हो गया। युद्ध हुआ कैसे, बहुत ही घातक युद्ध था। इस तरीके की ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब गड्ढे, ट्रेंचेस बना ली गई थी,
होता क्या था कि ग्राउंड पे युद्ध हो रहा था, और ग्राउंड पे इतना भीषण युद्ध था कि इधर से ना जर्मनी ना ऑस्ट्रिया हंगरी जीत रहे हैं, और ना ही इधर से फ्रांस और ब्रिटेन जीत रहे हैं, और लोगों की जाने जा रही हैं। तो यहां पे एक बड़ी नई टेक्निक आजमाई गई, ट्रेंचेस बना लिए गए। ट्रेंचेस पहले भी होते थे, लेकिन बड़े लंबे लंबे 2-2, 3-3 किलोमीटर के ट्रेंचेस होते थे ये, ठीक है। और इसके अंदर ये सिपाही जो है ना, 1914 से लेकर 2-3 साल तक, जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ ना, इसी के अंदर रहते थे। यही इनका जीवन था। और इन ट्रेंचेस में भी लाइफ बहुत बेकार थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, समझ गए। यहीं पे ही रहते थे। इन ट्रेंचेस से अगर कोई भी बाहर निकलता था, सीधा मशीन गन आती थी, खत्म। समझ रहे हैं। तो ये ट्रेंचेस बनाना भी वर्ल्ड वॉर वन में ट्रेंचेस बहुत सारी बनाई गई थी। 1970 ने कभी हाल ही में मूवी आई है, देखी कि नहीं, जरूर देखिएगा। 1917 1917 ये मूवी कमाल की है। इसमें आपको पता चलेगा वर्ल्ड वॉर वन में क्या हालत थी, समझ गए। तो ये चीज है। तो अब वॉर शुरू हो गया है। जर्मनी मेन है इधर। वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस जर्मनी पे हमला कर रहा है, और ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया जर्मनी पे हमला कर रहा है, ठीक है। तो जर्मनी जो है वो दो तरफ से युद्ध लड़ रहा है, समझ गए। अब जब वॉर शुरू हुआ, शुरुआत में तो जर्मनी ने एक के बाद एक जीत हासिल की। जी हां, शुरुआत जर्मनी इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने जीत हासिल की, ठीक है। जहां जाते थे जर्मन्स, पहले बेल्जियम को इन्वेड किया, और जो भी मिला रास्ते में सबका कत्लेआम करते गए, सबको मारते गए, जो भी मिला रास्ते में, समझ रहे हैं। फ्रांस की तरफ जा रहे थे, बेल्जियम के थ्रू फ्रांस की तरफ जा रहे थे, लेकिन फ्रांस ने अपने 10 लाख सोल्जर्स को ऑलरेडी लगा के रखा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि बैटल ऑफ मारने लड़ी गई सितंबर 6 से लेकर 9 सितंबर तक। फ्रांस और ब्रिटिश फोर्स, अभी मैंने बताया ना, ब्रिटिश भी इसमें कूद गया है। तो अब एक के बाद एक 4 साल में दोस्तों बहुत सारी बैटल्स लड़ी जाएंगी, ठीक है। शुरुआत के 2 साल में तो यहां पे जर्मनी को अपर हैंड था, लेकिन जैसे ही अमेरिका वॉर में कूदा, सब कुछ बदल गया, समझ गए। अब अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है। अमेरिका की ये ईस्टर्न फ्रंट है दोस्तों। ईस्टर्न फ्रंट पे जो रशियन फोर्सेस है वो काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों जर्मनी ने रशिया के वेस्ट पार्ट ऑफ रशिया पे ऑक्यूपाई कर लिया था। रशियन फोर्सेस को यहां पे हरा दिया था। वेस्टर्न पार्ट पे जर्मनी का कब्जा हो गया था। अब देखिए, आप यहां पे एक चीज देखिए, मैंने इससे पहले रशियन रेवोल्यूशन पे लेक्चर लिया था। अब आप जरा कनेक्ट करिए डॉट्स को, ठीक है। लोग क्या, रशिया के लोग क्या बोल रहे हैं, जार निकोलस टू से कुछ भी हो जाए वॉर में मत जाना। और रशिया सबसे पहला था जो इस वॉर में कूदा। आप देखिए, और सबसे पहले रशिया ही नहीं, सबसे पहले रशिया ने विड्रॉ किया, क्योंकि वहां पर रशियन रेवोल्यूशन आ गया था। ये आप देखिए, रशिया ने इस वॉर को शुरू किया, ठीक है। रशिया वॉर में सबसे पहले कूदा, समझ रहे हैं, अगर हम एलाइड फोर्सेस की बात करें। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जब जब रशिया इस वॉर में कूदा, लोग मना कर रहे हैं कि वॉर में मत जाओ, हम लोग के पास खाने को कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले अपने देश को देखो। जार निकोलस टू जो कि रशिया के राजा थे, उन्होंने एक ना सुनी, वो वॉर में कूद गए, ठीक है। और लोगों का मूड खराब हो गया। और उसके बाद 1917 में रशिया फिर पीछे भी हट गया, जब वहां पर रेवोल्यूशन आ जाता है। लेनिन आ गए। लेनिन ने यही बोला था ना, मैंने रशियन रेवोल्यूशन पे लेक्चर लिया है, पूरा देख लीजिएगा, कि हम वॉर को तुरंत एंड कर देंगे। क्योंकि रशिया में क्या हो रहा था, रशिया में लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऊपर से जर्मनी ने वेस्ट रशिया को पूरा कैप्चर कर लिया था, समझ गए। तो ये चीज है। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि हाँ, ये चलिए, मैंने आपको बता ही दिया कि रशियन रेवोल्यूशन आ गया। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा 1914 से लेकर 1916 तक, ठीक है। यहां पे रशिया और जर्मनी वैसे तो दोनों इक्वल फुटिंग्स पे थे, अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जर्मनी का अपर हैंड था, और जर्मनी ने वेस्ट रशिया को ऑक्यूपाई कर लिया। अब रशिया में क्या था, रशिया 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ गया, वही युद्ध के लिए, कि लोग क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, हम क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, हम यहां पे भूखे मर रहे हैं और इनको युद्ध युद्ध खेलना है। तो लेनिन ने क्या बोला, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम युद्ध को खत्म कर देंगे। रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति आ गई, लेनिन की बोल्शेविक रेवोल्यूशन जिसको बोला था, अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है। लेनिन ने अपनी सत्ता काबिज कर ली, और रशिया ने जर्मनी से आर्म्स ट्रीज यहां पे हम देखते हैं कि साइन कर ली, ठीक है। तो रशिया जो है वो वॉर से हट गया। अब जर्मनी जो है, जर्मनी ने इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। जर्मनी तो चाहता ही था ना कि रशिया हट जाए। भाई, एक एलाइड पावर, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था। अब अगर एक एलाइड पावर कम होगी तो ये जर्मनी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो जर्मनी जो है, जर्मनी ने तुरंत यहां पे आर्म्स ट्रीज साइन किया, ठीक है। अब ये युद्ध नहीं लड़ेंगे तुमसे, और रशिया पीछे हट गया। रशिया अब युद्ध से बाहर हो गया, तो जर्मनी को अपर हैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी अगर इतना ताकतवर है तो हारा कैसे। देखिए दोस्तों, अमेरिका अमेरिका के रुख ने इस वॉर को बदल दिया। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका क्या कर रहा था,
अमेरिका शुरू में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा था। कैसे? अमेरिका युद्ध हथियार बेच रहा था। अमेरिका युद्ध में, ठीक है, अमेरिका हथियार बेच रहा था। अमेरिका अभी भी हथियार बेचता है। अमेरिका क्या करता है? दो देशों को लड़वाता है, फिर उधर भी हथियार बेचता है और दूसरी साइड भी, दोनों साइड को हथियार बेचता है, खूब मुनाफा कमाता है। इसीलिए अमेरिका के पास इतना पैसा है। तो अमेरिका उस समय भी यही कर रहा था। वॉर था, वॉर, वर्ल्ड वॉर वन शुरू था, लेकिन अमेरिका अभी तक 1917 तक एंटर नहीं किया है। समझ रहे हैं? अमेरिका हथियार भेज रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। बल्कि यहां पे अलाइड फोर्सेस ये अपील कर रही हैं कि भैया आ जाओ वॉर में, लेकिन अमेरिका बिल्कुल शांत है। और यही वर्ल्ड वॉर टू में किया अमेरिका ने। समझ गए? तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों, जर्मनी ने अमेरिका के शिप पे हमला कर दिया धोखे से। जर्मनी की जो यूबोट्स थी, ठीक है, उसने कुछ कमर्शियल शिप्स अमेरिका के डुबा दिए, ठीक है। लेकिन जर्मनी, देखिए ये जो वाटर्स है ना, ये जो ब्रिटिश आइल्स के पास, क्या हम मैप यार, अरे यार बड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये वाला जो वाटर्स है, ठीक है, यहां पे ये एक तरीके से वॉर जोन था और यहां पे शिप्स जाते थे। अब इसमें सिविलियंस भी होते थे, कमर्शियल शिप्स होते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जर्मनी कभी कभी क्या करता था, उसको युद्ध किसी भी कीमत पे जीतना था, तो अपनी यूबोट से जो ये शिप्स होते थे जिनमें सिविलियन जाते थे, उनको खत्म कर देता था, ठीक है। और उसमें आर्मी भी होती थी। अब जब ये शिप्स डूबते थे तो इसमें कुछ अमेरिकन नागरिक भी होते थे। तो एक शिप पे जर्मनी ने हमला किया जिसमें 128 अमेरिकन नागरिक थे। अब अमेरिका को जब पता चला अमेरिका के नागरिक मारे गए हैं और जर्मनी ने हमला किया, अमेरिका का मूड खराब हो गया। अब जर्मनी को पता था कि अमेरिका अगर आ गया एक बार युद्ध में तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो बकायदा जब यह बात पता चली काइजर विल्हेम को, तो उन्होंने बोला अरे लेटर लिखो, तुरंत माफीनामा भेजो अमेरिका को। तो अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन थे, उनको माफीनामा भेजा बकायदा यहां पे काइजर विल्हेम ने कि माफ कर दीजिए, धोखे से हो गया, इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन फिर ऐसी गलती दोहराई। समझ रहे हैं? फिर ऐसी ही गलती दोहराई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्या था, जर्मनी चाह रहा था कि अमेरिका वॉर में ना आए। अब अमेरिका वॉर में कैसे नहीं आएगा? अमेरिका वॉर में ऐसे नहीं आएगा अगर किसी और देश को अमेरिका से लड़ा दो। तो जर्मनी की स्ट्रैटेजी, कितना दिमाग लगाया जर्मनी ने, यह बोला, मेक्सिको से बोला कि आप एक काम करो, आप अमेरिका पे अटैक कर दो। आपका बहुत बड़ा ये जो टेक्सास है, नेवाडा है, ये एरिया, मेक्सिकन वॉर अगर आप देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, तो मेक्सिको का जो आज अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, एक्सट्रीम साउथ में, जो इधर ये नेवाडा है, कैलिफोर्निया, ये वाला जो एरिया है ना, ये सब पहले मेक्सिको का हुआ करता था, टेक्सास है, ठीक है। लेकिन ये सब अमेरिका ने एक के बाद एक मेक्सिको से वॉर लड़ी, अमेरिका ने छीन लिया, ठीक है। तो यहां पर जर्मनी ने मेक्सिको से बोला, रही है तो तुम्हारा एरिया है, तुम अमेरिका से वॉर लड़ो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, अपना एरिया वापस लो। लेकिन दोस्तों इस मैसेज को, ये मैसेज जब तक मेक्सिको तक पहुंचा, और मेक्सिको में क्या चल रहा है, मेक्सिको में भी इधर सिविल वॉर चल रहा है, रेवोल्यूशन है। 1910 से लेकर 1920 तक मेक्सिको में बहुत अनस्टेबिलिटी है, रेवोल्यूशन है वहां पे। तो मेक्सिको को जब तक ये पता चलता, तब तक यूनाइटेड किंगडम ने इस मैसेज को डिकोड कर लिया। और अमेरिका को पता चल गया, देखो, अमेरिका से बोला यूनाइटेड किंगडम ने, देखो बहुत जो वॉर से दूर हो ना, देखो क्या प्लानिंग हो रही है। जर्मनी बोल रहा है मेक्सिको को कि तुम पे अटैक कर दे। अमेरिका का मूड खराब हो गया जब यह बात पता चली। और उस समय वुड्रो विल्सन ने 1917 फरवरी 1917 $250 मिलियन ये आर्म्स एप्रोप्रिएशन बिल ये कांग्रेस में रखा। और फिर हम ये देखते हैं कुछ ही महीने बाद 1917 में अमेरिका जो है वो युद्ध में कूद गया। समझ गए? और जब अमेरिका एक बार अमेरिका युद्ध में कूदा, वर्ल्ड वॉर वन में आया, तो चीजें बदल गई। अब जर्मनी को ऐसा अटैक किया, यूके, फ्रांस, अमेरिका, रशिया तो बाहर हो गया है, अभी मैंने बताया ना रशियन रेवोल्यूशन आ गया है। ऐसा भयानक अटैक किया कि यहां पे बैंड बज गई जर्मनी की। जर्मनी सबसे ताकतवर था, जर्मनी गया तो ऑस्ट्रिया हंगरी भी गया, और ऑटोमन एम्पायर तो वैसे ही बहुत कम, वो तो वैसे ही डिक्लाइनिंग फेज में था। समझ रहे हैं? तो 1917 के बाद जो बैटल्स लड़ी गई, बहुत सारी बैटल्स दोस्तों यहां पे दी हुई हैं, ठीक है, एक के बाद एक जो बैटल्स लड़ी गई, उसमें हम देखते हैं अमेरिका और एलाइड फोर्सेस ने ऐसा पलटवार किया कि जर्मनी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। समझ रहे हैं? और जर्मनी बहुत तगड़ी, जर्मनी को यहां पे गैलीपोली कैंपेन हुई बकायदा, हालांकि इसमें बहुत लोग भी मारे जा रहे थे। गैलीपोली की बात करें, बैटल ऑफ गैलीपोली, बहुत लोग मारे गए, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार था जब आर्मी भी युद्ध लड़ रही थी, एयरफोर्स से भी युद्ध हो रहा था, और नेवी भी थी। तो ये चीज, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ये मतलब इस वॉर की बात करें, ठीक है, तो 1917 आते आते 1917 18 1918 आते आते
मतलब एक साल में जब अमेरिका एंटर हुआ, एक साल के अंदर अंदर जर्मन फोर्सेस को हरा दिया गया। सेकेंड बैटल ऑफ मार्ने, ये बेसिकली लास्ट बैटल थी, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बैटल थी, और इसने सब कुछ बदल के रख दिया। एलाइड फोर्सेज ने, ठीक है, एलाइड फोर्सेज ने जर्मनी को हरा दिया, क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस के बहुत सारे एरिया पे कैप्चर कर लिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इधर अमेरिका, फ्रांस और यूके ने मिलकर जर्मनी को पीछे ढकेल दिया। और काइजर विल्हेम को पता था कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, अब हमको सरेंडर करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो अमेरिका के वॉर में कूदने के बाद अल्टीमेटली 1918, नवंबर 1918 आते आते सेंट्रल पावर पूरी तरीके से हार गई। समझ रहे हैं? ऑटोमन एम्पायर तो वैसे ही वहां पे अरब रिवोल्ट हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी ऑटोमन एम्पायर की। दोस्तों हम अगले पार्ट में अच्छे से बात करेंगे कि यहां पे ऑटोमन एम्पायर को एक तरीके से बांटने की तैयारी थी। बेटा जो जो युद्ध हारता है ना, जो देश युद्ध हारता है, उसकी ऐसी हालत होती है कि क्या बताएं। समझ रहे? उसको पूरा बांट लिया जाता है भेड़िए की तरह। जो जीतते हैं ना नेशंस, वो नोचने को तैयार रहते हैं। समझ रहे? ऑटोमन एम्पायर के साथ भी यही था। ठीक है, उसकी बात हम अगले में करेंगे जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में आपको समझाऊंगा। समझ गए? तो अल्टीमेटली 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर वन फाइनली खत्म हुआ, और ट्रीटी एक के बाद एक ट्रीटी साइन की, बहुत सारी ट्रीटी साइन की गई। समझ रहे हैं? तो रिजल्ट क्या रहा वर्ल्ड वॉर वन का? एलाइड विक्ट्री। हर फ्रंट पे यहां पे सेंट्रल पावर्स को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट पे भले उनको जीत मिली, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वेस्टर्न फ्रंट में इतनी बुरी तरीके से सेंट्रल पावर्स की हार हुई थी कि वो सब नलीफाई हो गया। समझ रहा? बहुत सारे देश बने, इसके बाद बहुत सारे देशों का निर्माण हुआ, वो भी हम देखेंगे अगले पार्ट में। लीग ऑफ नेशन बनी, जो बाद में चल के यूनाइटेड नेशंस बना। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद हम कल देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पे जो लेक्चर है। ये तो मैंने आपको पूरा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बता दिया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या है, बैलफोर डिक्लेरेशन क्या है, सिक्स पेकॉट्स एग्रीमेंट क्या है, वो सब हम कल देखेंगे। तो कल के लिए वेट करिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या रोल था? देखो, इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया की तरफ से 13 लाख सैनिक जो हैं वो यूके से लड़ रहे थे। अब इंडिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था। ठीक है, तो इधर ब्रिटेन जो है वो क्या बोल रहा था? भारत से बोल रहा था, भारत के सिपाहियों से बोल रहा था कि आप हमारी मदद करो। लेकिन यहां पे भारत के सिपाही रिलक्टेंट थे, तो तुम्हारा वॉर है, हम क्यों आए? ठीक है, लेकिन गांधी जी को यहां पे लपेटे में लिया ब्रिटेन ने, और गांधी जी को बोला कि आप इनको किसी तरीके से मना लो और हम उनको आजादी दे देंगे, उसके लिए बात शुरू कर देंगे। गांधी जी आप मान गए। तो गांधी जी तो घर घर जाके बोले थे कि आ जाओ वॉर में जाओ और इनकी मदद करो। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, ब्रिटेन ने किसी को कुछ नहीं दिया। ब्रिटेन ने ऐसे वादे बहुत बहुत सारे देशों के साथ किए थे, इजराइल के साथ किए थे, इधर भारत के साथ तो किए थे, बहुत सारे देशों के साथ ऐसे वादे किए थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला। कुर्द के साथ वादा किया था कि तुमको भी अपना देश दे देंगे, अपनी जमीन दे देंगे। वर्ल्ड वॉर वन में जीत गया यूके और किसी को कुछ नहीं दिया। समझ रहे? लो ठेंगा, ये हुआ है ना। तो भारत, यूके की तो इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, लेकिन भारत के सैनिकों ने युद्ध को बदल के रख दिया। 63,000 हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और 70,000 घायल हुए थे। तो भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। तो ये लेक्चर था, इसकी पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, स्टडी ग्लोस। कल हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।